वैसे तो हर डायलिसिस पेशेंट के दिमाग में लाखों करोड़ों क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर डायलिसिस के पेशेंट के ज़हन में एक सवाल सबसे अहम ये होता है कि अब मेरे बचे खुचे किडनी फंक्शन का क्या, या मेरा डायलिसिस मेरे किडनी फंक्शन पर क्या इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं या आपने अभी डायलिसिस स्टार्ट किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके किडनी फंक्शन को ये डायलिसिस किस तरह अफेक्ट करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। अगर आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक डायलिसिस पर स्टार्ट किया गया है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी मुकम्मल फेल हो चुकी है। लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है कि आपका किडनी फंक्शन सिर्फ 5 या 7% रह गया है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपका गुर्दा बिल्कुल डेड हो चुका है। उसकी अभी भी कुछ ना कुछ काम करने की कैपेसिटी है, वो कुछ ना कुछ पेशाब अभी भी बनाता है, जो कि इवन डायलिसिस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। डायलिसिस स्टार्ट करते वक्त या डायलिसिस के दौरान पेशेंट का गुर्दे का जो बचा कुचा काम होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं रेजिडुअल रीनल फंक्शन, यानी कि वो काम जो अभी भी गुर्दा कर सकता है इवन पेशेंट के डायलिसिस होने के बावजूद। इस टॉपिक की यानी कि रेजिडुअल रीनल फंक्शन की नेफ्रोलॉजी में इसलिए अहमियत बहुत ज़्यादा है कि हर यूरिन का कतरा जो डायलिसिस पेशेंट बनाता है वो उसकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है किडनी डॉक्टर्स की तरफ से या किडनी हेल्थ टीम की तरफ से कि पेशेंट का ये रेजिडुअल रीनल फंक्शन प्रिजर्व किया जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और हम इसको 1 by 1 करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि रेजिडुअल रीनल फंक्शन मेजर कैसे किया जाता है। जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि जो गुर्दे के मरीज़ का किडनी फंक्शन मेजर किया जाता है वो होता है GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट है और इसको मेजर करने के लिए हम पेशेंट की सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं। इस सीरम क्रिएटिनिन को पेशेंट की एज और जेंडर के साथ मिला के हम जो एक वैल्यू निकालते हैं उसको कहते हैं EGFR। अब डायलिसिस के पेशेंट में ये होता है कि इसमें सीरम क्रिएटिनिन की या ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वो अहमियत नहीं रह जाती जो कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट में होती है, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट की क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। डायलिसिस कराने के बाद ये क्रिएटिनिन बहुत कम हो जाती है और डायलिसिस के दरमियान वाले दिनों में ये क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी रिलायबल रिसोर्स नहीं रह जाता आपका EGFR चेक करने के लिए। तो डायलिसिस पेशेंट्स में EGFR चेक करने के लिए डिफरेंट फार्मूलेज अपनाए गए हैं, जिनमें कुछ बाहर के केमिकल्स को बॉडी के अंदर डाल के यूज़ किया जाता है और कुछ जिस्म के अंदर और प्रोटीन्स जैसे कि सिस्टैटिन C, जिसको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो भी डायलिसिस के पेशेंट में काम नहीं करते। तो डायलिसिस के पेशेंट का रेजिडुअल रीनल फंक्शन चेक करने के लिए जो सबसे अच्छा और बेहतरीन मौसर टेस्ट है उसको हम कहते हैं 24 आवर यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इस टेस्ट के लिए पेशेंट का 24 आवर यूरिन लिया जाता है, उसकी ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन चेक की जाती है। पेशेंट के इस 24 आवर यूरिन क्रिएटिनिन और ब्लड क्रिएटिनिन को मिलाकर एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको हम कहते हैं 24 आवर यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, और इसके नंबर पर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट का रेजिडुअल रीनल फंक्शन कैसा चल रहा है। अब सबसे अहम क्वेश्चन कि डायलिसिस पेशेंट के रेजिडुअल रीनल फंक्शन को या गुर्दे के बचे कुचे काम को किस तरह अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो डायलिसिस से जस्ट पहले वाली स्टेज होती है उसमें यूजुअली पेशेंट्स वॉल्यूम ओवरलोड में होते हैं, यानी कि उनका जिस्म पानी और नमक से भरा होता है। इसी तरह उनके जिस्म में यूरिया भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी किडनी मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रही होती। इन दोनों की वजह से पेशेंट यूजुअली ओवरफ्लो स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से किडनी ज़्यादा पेशाब बना रही होती है, यानी कि अपनी सकत से ज़्यादा पेशाब। जो ही ये पेशेंट डायलिसिस स्टार्ट करता है, ये जो पानी और सॉल्ट की बड़ी मिकदार है ये डायलिसिस एकदम पुल कर लेता है। जो यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं वो भी डायलिसिस की वजह से बड़ी जल्दी से जिस्म में कम हो जाते हैं। तो इन रैपिड चेंजेस की वजह से पेशेंट के जो यूरिन की मिकदार है वो दिनों में कम होना शुरू हो जाती है।
पर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि पेशेंट का रेजिडुअल रीनल फंक्शन इतनी स्पीड से कम हुआ है। ये सिर्फ वो एक फॉल्सली एलिवेटेड या फॉल्सली हाई अमाउंट ऑफ यूरिन थी जो हाई यूरेमिया की वजह से डायलिसिस से पहले वाली स्टेज में थी, और जो ही डायलिसिस स्टार्ट किया इसमें सडन चेंजेस देखने में मिलती हैं। इसी के साथ साथ डायलिसिस के प्रोसेस के दौरान ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होता है। और बिल्कुल इसी तरह पेशेंट का ब्लड प्रेशर डायलिसिस वाले दिन और डायलिसिस के अलावा दूसरे दिन में भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ये ब्लड प्रेशर चेंजेस भी किडनी को कुछ हद तक डैमेज करती हैं। और इसके बाद सबसे अहम है डायलिसिस का प्रोसेस इटसेल्फ। अब आपको पता है कि जो हीमोडायलिसिस है उसमें एक पेशेंट तकरीबन 180 लीटर के करीब हर डायलिसिस के दौरान पानी यूज़ करता है। अगर ये डायलिसिस करने वाला 180 लीटर पानी अल्ट्रा प्योरीफाइड ना हो, अच्छी तरह से साफ ना किया गया हो, तो ये आपकी बॉडी को डैमेज करता है, जिसमें गुर्दे भी शामिल होते हैं। इसी तरह डायलिसिस का फिल्टर, जिसको डायलिसिस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी अगर अच्छी क्वालिटी की ना हो तो वो आपके ब्लड के साथ मिलके कुछ ऐसे रिएक्शन कर सकती है कि अनवांटेड केमिकल्स ब्लड में आ सकते हैं, जो कि ना सिर्फ पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं बल्कि डायरेक्टली किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस में भी कुछ ऐसी ही चेंजेस आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पेरिटोनियल डायलिसिस का फ्लूइड है उनमें से कुछ फ्लूइड्स के बारे में कहा जाता है कि वो जिस्म में ज़्यादा डैमेजेस करते हैं कंपेयर टू अदर फ्लूइड्स। इस सारी गुफ्तगू का बेसिक मकसद सिर्फ ये जानना नहीं होना चाहिए कि डायलिसिस आपकी किडनी को डैमेज कैसे करता है, बल्कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस डायलिसिस के प्रोसेस के बावजूद आप अपने गुर्दे के काम को किस तरह बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। और इसके लिए वही जनरल मेजर्स हैं जो हम किसी भी पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं डायलिसिस से। तो आपने सबसे पहले अपने डायलिसिस के प्रोसेस को गाइडलाइंस के मुताबिक रेगुलरली करना है। यानी कि अगर आप हीमोडायलिसिस पर हैं तो आपने हफ्ते में 3 दिन 4 घंटे के लिए रेगुलर डायलिसिस कराना है। पाकिस्तान और इंडिया में हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस किया जाता है, जो कि नुकसानदेह है, लेकिन फाइनेंशियल और कल्चरल रेस्ट्रेंट्स की वजह से इसके खिलाफ ना कोई आवाज़ उठा सकता है और ना ही पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे ही चलने दिया जाता है। लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस हफ्ते में 3 दिन ही किया जाता है और हर डायलिसिस सेशन 4 घंटे होता है। इसी तरह अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस पर हैं तो आपने अपनी नेफ्रोलॉजी टीम की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक डेली मुकम्मल पेरिटोनियल डायलिसिस करना है। और दूसरी तरफ हेल्थ केयर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपका डायलिसिस को बेहतर से बेहतर बनाए। नेक्स्ट आता है आपकी प्राइमरी किडनी डिजीज़, यानी कि जिस गुर्दे के मर्ज की वजह से आप डायलिसिस पर आए हैं उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से डायलिसिस हुआ था तो आपने उसकी मैनेजमेंट को फिर भी बेहतर बनाना है, इवन दो कि आप डायलिसिस पर आ चुके हैं। इसी तरह अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था जैसे कि लूपस या कोई और वैस्कुलाइटिस, तो आपने उसकी ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर आप ये ट्रीटमेंट मैनेजमेंट रोकेंगे तो आपकी जो बची खुची किडनी का टिश्यू अभी काम कर रहा है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो हर मरीज़ के लिए, हर किस्म के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। डायलिसिस के पेशेंट में रेगुलर वॉक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसी तरह आपने अपनी नींद पूरी करनी है। 7 से 9 घंटे हर दिन सोना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग को बंद करना है। डाइटरी चेंजेस यानी कि खुराक में चेंजेस, सबसे अहम है प्रोटीन इंटेक। जो हीमोडायलिसिस के पेशेंट हैं उनमें रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़्यादा प्रोटीन लें, क्योंकि हीमोडायलिसिस का प्रोसेस बॉडी में बड़ा ही तोड़ फोड़ का प्रोसेस है, तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें रिकमेंडेड अमाउंट है 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी कि ये तकरीबन आपका 120 ग्राम पूरे दिन में बन जाएगा। इसको अगर आप कंपेयर करें CKD पेशेंट या एक हेल्दी पर्सन की प्रोटीन रिकमेंडेशन से, तो वो है तकरीबन 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, जो कि तकरीबन 60 ग्राम पूरे दिन में बनता है। जिसका मतलब है कि हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में
किडनी पेशेंट या जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले डबल प्रोटीन खाना रेकमेंड किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट में सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। उसमें रेकमेंड किया जाता है कि प्रोटीन कम लेके साथ कुछ कीटो एनालॉग्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडुअल रीनल फंक्शन को प्रिजर्व किया जाए। अपने नमक और पानी के इंटेक को देखना डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुर्दे का काम बहुत ही कम हद तक रह चुका होता है, तो ये जिस्म में से पानी और नमक को निकालने में कामयाबी से काम नहीं करते, जिसकी वजह से आप बेशक नमक ज़्यादा खाएं या पानी ज़्यादा पिएं, ये आपके जिस्म में रह जाता है। जब ये जिस्म में रह जाता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हार्ट पर किडनी पर प्रेशर ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपका रेजिडुअल रीनल फंक्शन बड़ी तेज़ी से ख़राब होता है। जनरल हेल्दी डाइट यानी कि वही चीज़ें जो किसी भी इंसान को अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए खानी चाहिए, जैसा कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन डायलिसिस वाले पेशेंट्स ने एक एहतियात को हमेशा सामने रखना है कि वो खुराक जिसमें ज़्यादा पोटेशियम और फास्फोरस है वो उन्होंने इस्तेमाल करने से गुरेज करनी है। अद्वियात, डायलिसिस के पेशेंट की मैनेजमेंट में अद्वियात का बहुत ही अहम रोल है। उसमें सारी अद्वियात ही बहुत अहम है, जिनमें सबसे पहले आप लें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, तो आपने अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ज़रूर रेगुलरली लेनी है। इसी तरह अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और उसकी वजह से आप डायलिसिस पर पहुँचे हैं तो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनी दवाई रेगुलर लेनी है। हर डायलिसिस पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन का एक अहम हिस्सा होता है फॉस्फेट बाइंडर्स। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके आंतड़ियों में फॉस्फेट को बाइंड करके बहाने में खारिज कराती हैं, ताकि ये फास्फोरस आपकी आंतड़ियों से ब्लड में ना जा सके। क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट सारी एहतियात और डायलिसिस के बावजूद भी अपने ब्लड में फास्फोरस लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब ब्लड में फास्फोरस लेवल हाई होता है तो ये कैल्शियम के साथ बाइंड करके आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है, जहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कराता है, हार्डनिंग का प्रोसेस कराता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो हाई फास्फोरस जो है वो बड़ा रैपिडली आपके सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी को डैमेज करता है, और इस फास्फोरस को कंट्रोल करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स लेने बड़े ही ज़रूरी हैं। और एंड में है नेफ्रोटॉक्सिन्स। डायलिसिस के पेशेंट ने भी नेफ्रोटॉक्सिन्स को उस तरह ही अवॉइड करना होता है जिस तरह के गुर्दे के दूसरे मरीज़ ने करना होता है। इन नेफ्रोटॉक्सिन्स में पेन किलर्स आते हैं, कॉन्ट्रास्ट यानी कि वो डाइज जो सीटी स्कैन या एमआरआई के दौरान दिए जाते हैं वो आते हैं, या इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ को लाजमन इस्तेमाल करना पड़ जाए आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो आपने लाजमी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करके ही इनको यूज़ करना है। इस सारी वीडियो का पर्पस और मैसेज क्या है? वो ये है कि रेजिडुअल रीनल फंक्शन डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इस रेजिडुअल रीनल फंक्शन की वजह से डायलिसिस के पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतर रहती है। और यही वजह है कि हेल्थ केयर टीम और पेशेंट को मिलकर अपने रेजिडुअल रीनल फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को बड़ा ही कंसाइजली लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये है मेरा मेडिकल नॉलेज और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि लाजमी मैटर करता है, लेकिन उतना ही मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, आपके कमेंट्स और आपकी ओपिनियन। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था या इससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी बात की जाए, और अगर वो ओपिनियन या वो कमेंट इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो उसके मुतल्लिक भी अगली वीडियो में बात की जाए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।